हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी स्फीयर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पी पॉइंट पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। यहाँ पर हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का एक टॉपिक है, ये हम देखते हैं कैसे भी किसी स्फीयर की वजह से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले बच्चों ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। कहने का मतलब एक ऐसा स्फीयर जो कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो। ठीक है, तो कंडीशन है, मान लेते हैं हमको निकालना है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे स्फीयर की जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो। कहने का मतलब इनसाइड, हम किसी भी स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक स्फीयर लिया, बन जा रे बन जा बन जा रे बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या कहा इसने कि यहां से ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पर इसने जो है हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। तो हम क्या करेंगे, हमने यहीं से जो है एक इसके अंदर एक स्फीयर बना लिया जिसको हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और ये पॉइंट जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से ना जाके एक ऐसे हो सकता है, ये कि यहाँ पर। ठीक है, ठीक ठीक है ना। और जो हमारा ये वाला स्फीयर है इसका रेडियस है कैपिटल आर। अब बच्चों चीज़ ध्यान रखना कि अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का बात करेगा तो वहाँ पर जो हमारा चार्ज होता है वो सरफेस पर ही ठीक है रह सकता है, अंदर नहीं कर सकते हम चार्ज को। तो हम इसके सरफेस पर बहुत ही प्यार से प्लस चार्ज को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, ऐसे इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि भैया क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्या है ये? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। थोड़ा दूरी बना लेते हैं, क्या फालतू खाली पीली अपना टाइम वेस्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका स्मॉल रेडियस है भैया, इतने डिस्टेंस पर हमसे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। तो उससे पहले बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है किसी भी स्फीयर के लिए वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आप इसको ऐसे बढ़ाएं थोड़ा, तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था ना एरिया वेक्टर का। कैमरे में सब कुछ साफ दिख रहा है कि नहीं? स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, तो हाँ सही है। थोड़ा सा डायग्राम सही से बना ले, बहुत ही बेकार डायग्राम बनाते हैं हम लोग, क्या करा जाए यार। ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमने जो डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। अब ये हमारा स्मॉल है, ये क्यों खींचा जी? ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम गॉसियन सरफेस से फ्लक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस सरफेस को बच्चों ध्यान से देखो, ये एक स्फीयर है, बोलो हाँ ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम इस सरफेस के एरिया वेक्टर्स को निकालने की कोशिश करें तो एरिया वेक्टर कैसा होता है, मान लो जैसे मान लो ये एक सरफेस है ऐसे। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर इनवर्ड भी जा रहा है, लेकिन 3D सरफेस के लिए हम आउटवर्ड वाला एरिया वेक्टर को ही लेते हैं। तो अगर ऐसे हम देखेंगे तो इसका जो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा कैसा होगा, ऐसे, जो कि हम डी ए मान सकते हैं, छोटा सा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, ऐसे। अगर इसको और समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो है ऐसे बना दें, मान लीजिए
ये यहाँ से ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो ये डी ए है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एरिया वेक्टर और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है। कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। अगर हम इस पॉइंट से भी देखें तो क्या होगा, ये हुआ डी ए, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी भी जगह पे जा रहे हैं तो हमारा जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ओवरऑल अगर देखो बच्चों यहाँ पर तो जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में। जो हम छोटा सा एरिया लिए हैं वो 0 डिग्री है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल फ्लक्स को निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला? फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। या तो इसको अगर और अच्छे से मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो ई इंटीग्रल छोटा सा एरिया, ठीक है। अब क्या होगा? छोटा सा एरिया इंटीग्रेट करें, डी ए डी ए डी ए बन जाएगा। और स्फीयर का एरिया का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया का फार्मूला होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे ई इक्वल टू ई, एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? कॉस 0 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब हम एक और फार्मूला जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनक्लोज, यानी जो भी चार्ज इनक्लोज है उस सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है ई ए कॉस थीटा या ई इंटीग्रल डी ए। तो हमने लिख लिया ई 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि बच्चों इस गॉसियन सरफेस में तो चार्ज है ही नहीं, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो 0 निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, और हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो 0 आया। मतलब ये किसके लिए है? इनसाइड द स्फीयर, मतलब किसी भी स्फीयर के अंदर का जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 0 होता है। कब होता है? जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होता है, ठीक है। स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। तो ये बच्चों था हमारा पहला केस, हमने इनसाइड निकाला। अब हम देखेंगे अगर हम आउटसाइड निकालना चाहें किसी भी स्फीयर के, ठीक है। ये तो हमने सॉरी ये हमने कहाँ निकाला? हाँ, ये हमने इनसाइड निकाला। अब मान लें हमें अगर आउटसाइड निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाए, तो वहाँ पर क्या कहानी होगी? तो इसको देखा बच्चों, इरेज कर दे रहे हैं बेटा इसको। चल, ये हमारा कहाँ था? ये हमारा था इनसाइड। अब अगर हम देखें आउटसाइड, ठीक है, तो मान लेते हैं हमें एक स्फीयर दे दिया है ऐसे छोटू सा, ठीक है। छोटा सा हमें स्फीयर दे दिया, ठीक है। और हमसे पूछा कि कैप स्मॉल आर जो भी हमारा डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मान लेते हैं हमसे जो है इसने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लिया, आर डिस्टेंस पर इसने हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नहीं ऐसे नहीं करते हैं। मान लेते हैं हमारा एक छोटा सा स्फीयर है, पहले ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक। इसका रेडियस इसने हमको कैपिटल आर दे दिया, ठीक है। और यहाँ से आर डिस्टेंस पर हमसे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता दिखाई दिया। तो हम इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, और वो गॉसियन सरफेस हमारा क्या होगा? स्फीयर ही होगा। तो हमने जो है एक बहुत ही सुंदर सा स्फीयर बनाया कुछ इस तरीके से इसके बाहर से। तो बड़ा खराब बना दिया यार ये तो। चलो, क्या खराब बना तो सामने बहुत गंदा डायग्राम। अब सही है, ठीक है।
और फिर से वही काम, हमारा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है चारों तरफ इसके। ठीक भैया, यहाँ नहीं होगा ना। अरे बच्चा देखो अंदर है ना भाई, हम जो हमारा रियल स्फीयर है जहाँ से हम बातें सारी कर रहे हैं वो तो अंदर है ना, उसका रेडियस ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, सेम वही कहानी बनेगी। क्या होगा, जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहानी बनेगी, हमारा जो फ्लक्स होगा वो बाहर की तरफ बनेगा, और एरिया वेक्टर वाली की कहानी जो होगी कुछ इसी तरीके से जो है बनती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो स्मॉल आर हमारा देख सकते हैं ये वाला है, और कैपिटल आर हमारा हमारा क्या है, इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इधर से अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो कैसे जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा डी ए। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी सेम कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू एरिया कितना है 4 पाई r², एंगल कितना है cos 0 डिग्री सबके बीच का। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स नेट हमारा आया ई 4 पाई r²। अब दूसरा फार्मूला जान लेते हैं, एक और होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, Q/ε0 इक्वल टू क्या होता है ई ए, तो वहाँ पुट करते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E4 पाई r²। जैसा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, मान लेते हैं ये यूनिट एरिया है, ये यूनिट एरिया है। तो इस यूनिट एरिया में मान लीजिए इतना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वही चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन ए, विच इम्प्लाइज दैट Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। इस स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई R²। ठीक है, क्योंकि हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो सिग्मा 4 पाई R² हो गया। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम Q की जगह यही पुट कर देते हैं, क्या, सिग्मा 4 पाई R²। तो हमने यहाँ पर Q की वैल्यू को क्या लिखा, सिग्मा 4 पाई R², कैपिटल R। ठीक है, अपॉन में ε0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E4 पाई R², स्मॉल आर है वो 4 पाई R²। 4 से 4 मर गया, पाई से पाई मर गया, क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ गया सिग्मा R² अपॉन कितना आएगा, सिग्मा R² अपॉन क्या हो जाएगा, शायद हमारा ये 4 पाई R² है ना, तो ε0 इंटू R²। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन ε0 R²। कैमरे में कैसा दिख रहा है, इलेक्ट्रिक स्फीयर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो वही हमने देखा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, सिग्मा R² अपॉन ε0 R²। तो एक तरीके से देखो बेटा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा किसके, R² के। ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ, अब ना एक प्यारा सा ग्राफ देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का। तो बच्चों इसको नोट करो और हम जो है ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, चल हो गया सबका, ये तो गेस कर दिया। ठीक है, चल
अगर बच्चों में ग्राफ बनाया प्यारा सा ठीक है, ठीक है, हमने जो है ग्राफ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। तो हम यहाँ एक प्यारा सा ऐसे ही ना एक स्फीयर इमेजिनरी बनाते हैं। अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसे गिरता हुआ आया, फिर कैसे जाएगा, ये ऐसे। यहाँ देखोगे ना बेटा, तो ये थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिया, ऐसे हमने यहाँ पर एक स्फीयर बनाया, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ई इनसाइड, जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, r², बहुत तेज़ी से गिरता हुआ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ हाइपरबोलिकली बनता है। हाइपरबोलिकली कैसे करता है, ई इंक्रीज हुआ तो r डिक्रीज हुआ। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है ई आउटसाइड। ठीक है, ई इज़ नॉट इक्वल टू 0, बल्कि ई जो है वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो बच्चों ये सारी हमारी बातें थी। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा, ये तो बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यहाँ आउटसाइड वहाँ। तो बच्चों आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा था। अब इसके बाद केवल और केवल एक लेक्चर बचा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो मेरे ख्याल से अभी ये 20वां लेक्चर है, तो एक लेक्चर और इसके बाद, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स ख़त्म है। और इसके क्वेश्चंस के जो सीरीज़ होते हैं वो भी अलग से आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेन होता है। जहाँ तक बात है, क्वेश्चंस तो बच्चा एक बार खुद से लगा भी सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो वो भी होंगे साथ में। खैर, इसके बाद हम अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से सीरियल वाइज चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहाँ पर भी सेम 20 से 22 लेक्चर होंगे तकरीबन। फिजिक्स के हर टॉपिक में 20 से 22 लेक्चर ही होंगे। और हम क्लास 11th के भी टॉपिक को शुरू करेंगे अगर हमारा क्लास 12 ख़त्म होगा। सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल मोशन, ठीक है, और हमारा जो भी टॉपिक है क्लास 11 का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स वगैरह। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, इतनी सी चीज़ें थी, इसको देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।